हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पढ़ लिया था। अब उसके क्वेश्चंस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो और जो कि पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हों। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद जब हम उसके क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं तो वो टॉपिक है वो पूरी तरह हमें याद हो जाता है और हमें ये भी पता चल जाता है क्वेश्चंस करने से कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर उठाने वाला है और उसको किस प्रकार से हम वहाँ पे एग्ज़ाम में सोल्व करेंगे। तो चलिए आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो ये शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान, घग्गर का मैदान। तो कौन से में है? हाड़ौती का पठार में। अब ये रामगढ़ है, रामगढ़ कहाँ पे है? रामगढ़ है वो बारां में स्थित है। कहाँ पे? बारां में स्थित है और बारां है वो हाड़ौती के पठार में स्थित है। आगे चलते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसमें कई बार ये एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में ये वाला भाग कितने क्षेत्रफल में है, इसमें कितनी जनसंख्या है वो निवास करती है, ये कई बार पूछ लेते हैं। तो हमें चारों भागों के कितना क्षेत्रफल राजस्थान में फैला हुआ है और उस क्षेत्रफल में जनसंख्या का प्रतिशत कितना निवास करता है ये हमें याद होना चाहिए। तो थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये कितना है? ये क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या कितनी है? 40%। अब ये भी देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठार में कितनी है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, और अरावली में कितनी। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश कितनी है उसमें? उसमें क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%। और पूर्वी में कितनी है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में है क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39%। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश उसमें कितनी है? क्षेत्रफल 7% और जनसंख्या है वो 11% है। राजस्थान के भौतिक विभागों में सबसे बड़ा भौतिक विभाग है वो है थार का मरुस्थल, जिसमें का क्षेत्रफल 61%। और सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कई बार हम गलती से जल्दी में क्वेश्चन को पूरा ढंग से नहीं पढ़ पाते। हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी क्वेश्चन पढ़े तो उसके एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़े। कई बार ये हो जाता है कि जैसे इस क्वेश्चन में है कि कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यहाँ पे मुक्त है और हम कई बार इसको युक्त पढ़ लेते हैं। तो हमें पूरा क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ना है। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है? शेरगढ़ सिव, ओसियां शेरगढ़, बायतू चौहाटन और फोर्थ फलोदी पोखरण। तो इसका आंसर होगा फलोदी पोखरण। आगे चलते हैं। जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कौन सा है? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बागर प्रदेश और खादर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा खादर प्रदेश। खादर प्रदेश जिसे नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। और बांगर प्रदेश है, इसको क्या बोला जाता है? पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ है जो कि नदियों, जहाँ पर नदियाँ हैं वो पहले आती थी, नदी का उफान जहाँ तक पहले तक आता था तो वो मिट्टी वहाँ पे एकत्रित हो जाती थी, जिसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। अब नदियाँ हैं, नदियों का पानी है वो उस स्तर तक नहीं पहुँच पाता, जिससे वो मिट्टी है वो नीचे के स्तर में रह जाते हैं, उसे कहते हैं खादर प्रदेश। इसमें दो है, भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश। भाबर प्रदेश ये कौन सा होता है? शिवालिक में पर्वतीय भाग पर सिंधु तथा तीस्ता नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं भाबर प्रदेश। और इसमें जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र होता है, कितना? 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र होता है। जो इसमें जो क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। वहाँ पे कृषि है वो नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि जैसे सिंधु नदी है तो ये ऊपर से पहाड़ों में से आती है, तो जो मिट्टी बड़े बड़े पत्थर लेके आती है तो वहाँ पे है वो कृषि नहीं की जा सकती। आगे है तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश है वो भाबर के दक्षिणी भाग में है, जहाँ पे चिकनी मिट्टी, कौन सी?
चिकनी मिट्टी, महीन कणों वाली मिट्टी, ये सब उसके साथ भाकर नदियाँ लाती है। तो वहाँ का जो प्रदेश होता है वो तराई प्रदेश कहलाता है। और तराई प्रदेश है वो कृषि के लिए उपयुक्त है, कृषि के लिए उपयुक्त है, जिसमें कृषि की जा सकती है। और कौन सी कृषि की जा सकती है, जैसे चावल हुआ, गन्ना हुआ, तो उसमें कौन सी कृषि की जा सकती है, चावल, गन्ना आदि। और बांगर प्रदेश ये होता है पुरानी जलोढ़, और खादर प्रदेश होता है नवीन जलोढ़। तो प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है कौन सा, खादर प्रदेश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत और छप्पन की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर होगा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ये है कोटा में। कहाँ पे है, ये है कोटा में। और राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियाँ, विंध्य पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। कहाँ पे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में ही ये कोटा आता है, हाड़ौती प्रदेश आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ऐसे देते हैं, और आरएसएस बोर्ड है लगातार पीछे के पैटर्न को देखा जाए तो सेम यही क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें एक साइड सूची फर्स्ट दे देता है, एक साइड सूची है वो सेकंड दे देता है। और एक साइड इस क्वेश्चन में देखिए, जिससे सूची फर्स्ट है उसमें क्षेत्र दे दिया है, आगे फिर स्थानीय नाम भी, किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसा दे देता है कि एक क्षेत्र में जैसे कोई जिले दे दिए, आगे में कोई चोटियाँ दे देगा, या फिर उनका एक साइड क्षेत्र दे दिए, दूसरी साइड है वो वहाँ पे ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है ये वाला दे देगा। और नीचे फिर है वो 4 कूट देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं। तो हमें मिलान करना होता है कि कौन सा है वो कौन से क्षेत्र से मिलान होता है, फिर उनको नीचे उन ऑप्शन में देखना होता है, फिर वो टिक करना होता है। कई बार क्वेश्चन में एक ये फायदा होता है कि कई बार हमें 4 में से एक ही क्वेश्चन आ रहा हो, 4 में से एक क्वेश्चन आ रहा है तो भी वो हम मिलान करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें 3 पॉइंट आते हो, ऊपर के 3 आते हो पर एक नहीं आता, तो भी हमारा क्वेश्चन सही नहीं हो पाता। वो किस्मत की बात होती है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस साइड क्षेत्र दे रखे हैं, इस साइड स्थानीय नाम दे रखे हैं। तो देखते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वागड़ प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वागड़ प्रदेश बोलते हैं। फिर है डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों में अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भोमट, इसको क्या बोलते हैं, भोमट। फिर है आबू पर्वत खंड, ये किसका है, ये अर्बुद का है, किसका है, अर्बुद क्षेत्र का है। फिर है कोटा, बूंदी, बारां क्षेत्र, ये बोलते हैं, इसको पता है कि हाड़ौती का प्रदेश बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें थर्ड के बाद फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर सेकंड। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, इसका सही आंसर होगा सेकंड। आगे चलते हैं। पश्चिमी बालुका मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर का चट्टानी भाग में किस काल के अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है। पाषाण युगीन, टर्सरी व प्लेस्टोसीन युगीन, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, टर्सरी व प्लेस्टोसीन युग। आगे चलते हैं। ये देखिए आगे फिर ये क्वेश्चन है, सारणी फर्स्ट में भौतिक विभाग और सारणी सेकंड में जिले दिए हुए, भी कौन सा भौतिक विभाग है, वो कौन से जिले में आता है। तो देखते हैं, भाकर, गिरवा, वागड़, बांगड़, ये कौन कौन से। अब देखिए इसमें हमें अगर देखें तो ये हमें पता होता है कि वागड़ प्रदेश है, वागड़ प्रदेश उसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आते हैं। तो ये हो गया। तो अब हम नीचे देखते हैं कि सी में फर्स्ट, तो सी में फर्स्ट एक में ही है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन यहीं पे सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। चलिए सारे देख लेते हैं। भाकर, भाकर किसे कहते हैं, सिरोही में भाकर कहते हैं पहाड़ियों को, भाकर कहते हैं। गिरवा, गिरवा किसे कहते हैं, गिरवा पहाड़ियाँ हैं वो उदयपुर में हैं। फिर वागड़ बांसवाड़ा हो ही गया, और बांगड़ ये नागौर क्षेत्र। आगे चलते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। अब चारों ऑप्शन देखते हैं। उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृत्त मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब देखिए हमारा राजस्थान है वो भारत के, जैसे ये भारत है तो भारत के किस साइड में है, इस साइड में, उत्तरी पश्चिमी यहाँ पे हमारा राजस्थान है। तो यहाँ पे हमारा राजस्थान है। तो देखिए कि तटीय प्रदेश वाला, तटीय मैदान वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तटीय मैदान इतनी साइड में है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो यहाँ कैंसिल हो गया। फिर है
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो पर्वतीय प्रदेश भी नहीं होगा क्योंकि पर्वतीय प्रदेश इस साइड है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचे कौन कौन से, एक तो थर्ड और एक फर्स्ट बचा। तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट है उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। नहीं, थर्ड तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और सेकंड में फिर पर्वतीय प्रदेश आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। आगे चलते हैं। इसमें प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, प्रायद्वीप वो होता है जिसमें तीनों भाग वो जल से घिरा होता है। तो हमारे भारत का जो नीचे का हिस्सा दक्षिणी भाग है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, तो उसे प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बागड़ या अर्ध शुष्क मैदान का उपभाग नहीं है। ये देखिए, हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है। कई बार ये पढ़ लेते कि उपभाग है, तो हम देखते हैं कि जो भी पहला आंसर कर देते, पहला टिक कर देते हैं जो कि पहले ऑप्शन में दिया होता है, तो हमें ढंग से पढ़ना होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि उपभाग नहीं है। अब देखिए, भौतिक प्रदेश राजस्थान बागड़ का उपभाग नहीं है। अब हमें पता है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो थार मरुस्थल है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो अर्ध शुष्क में बांटा गया और एक शुष्क प्रदेश में बांटा गया है। तो जो शुष्क प्रदेश है यानी राजस्थान का थार है वो दो भागों में, एक तो बालुका मुक्त प्रदेश है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, और एक कौन सा, एक युक्त प्रदेश है। और फिर अर्ध शुष्क है उसको चार भागों में बांटा गया है, जैसे लूणी का बेसिन, घग्गर का बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, ये करके। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि अर्ध शुष्क का उपभाग नहीं है। गोडवाड़ा क्षेत्र ये तो है, नागौर उच्च भूमि प्रदेश ये भी है, घग्गर का मैदान ये भी है, तो कौन सा नहीं है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, क्योंकि ये शुष्क मैदान का भाग है। तो ये वाला आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरते हैं। देखिए, हमारा राजस्थान हम रफली देख लेते हैं कि इस प्रकार का होता है। ऐसे करके हम देखते हैं ना मैप, तभी तो मैंने सबसे पहले मैप बताया था कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे माइंड में फिर मैप आ जाता है कि हाँ कौन सा क्षेत्र किस साइड है। तो ये रफली देख लेते हैं कि ये राजस्थान है। तो राजस्थान में देखते हैं कि 23.5 डिग्री में पता है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। तो इसमें पूछा है कि उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश है तो अक्षांश इस साइड होते हैं, तो ये देख लेते हैं देशांतर इस साइड है, तो हमें पता है कि इस साइड कोई मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन से करते, ऑप्शन देखते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो हमें पता है या तो बांसवाड़ा होगा या फिर डूंगरपुर होगा। तो फर्स्ट इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर दे रखे हैं, तो 23.5 डिग्री जो गुजरती है वो ज़्यादातर किस में से, बांसवाड़ा में गुजरती है। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ होगा, तो यहाँ कौन सा जिला है, जैसलमेर है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, बांसवाड़ा और जैसलमेर। आगे चलते हैं। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है। तारागढ़ नाग पहाड़ियाँ, मेवाड़ पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर होगा मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार। अब देखिए, हमारा ये राजस्थान है, हमने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पढ़ा था। तो देशांतरीय विस्तार हमारा कितना होता है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो। आप ऑप्शन को पूरे ध्यान से देखिए। अब इसमें तो पूर्वी देशांतर दे रखा है, ठीक है, तो कई बार ये हो जाता है कि या तो अक्षांश वाले भी दे देता है और साथ में अब जैसे इसमें है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन में दे दिया कि 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, तो वो गलत हो गया ना। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग नहीं है। तो थार मरुस्थल का मैंने अभी बताया कि थार मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो शुष्क मैदान और एक अर्धशुष्क। शुष्क में दो होते हैं, बालुका मुक्त और बालुका युक्त, और अर्धशुष्क में लूणी बेसिन, घग्गर का मैदान और ये वाले होते हैं
जिसमें नागौर उच्च भूमि ये वाले होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। तो थार का मरुस्थल का भाग तो सही आंसर होगा लूनी बेसिन। क्यों होगा? क्योंकि लूनी है वो थार के मरुस्थल से निकलती है। जैसे ये राजस्थान है हमारा, तो यहाँ से निकल के ऐसे आती है। और माही बेसिन है ये इस साइड है, तो यहाँ पे कौन सा होता है? पूर्वी मैदानी भाग होता है। और बनास बेसिन है वो भी यहाँ पे है, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश ये वाला, अरावली फिर यहाँ से गुजरती है। फिर यहाँ का जो पार्ट है वो कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और यहाँ पे है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो चंबल बेसिन है वो यहाँ पे आती है, तो ये हो गई दक्षिणी पूर्वी पठार का। और बनास बेसिन यहाँ पे है, तो ये हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश का। और लोनी बेसिन यहाँ से आती है, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। अब देखिए, इस साइड क्षेत्र भाग दे दिए, इस साइड जिले दे दिए कि कौन सा किस जिले में है। तो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, बोरट का क्षेत्र और दक्षिणी अरावली। अभी हमें पता है कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, एक में उत्तर में, मध्य में और दक्षिण में। दक्षिण अरावली कौन सी? दक्षिण अरावली। तो हमें ये पता है कि उत्तर पूर्वी अरावली है वो इस साइड जयपुर से आगे का साइड अलवर, सिरोही, वो सॉरी झुंझुनू इस साइड है। तो हम देखते हैं उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, तो ये अलवर दिया हुआ है, तो हमें पता है कि फर्स्ट का थर्ड होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड है वो 2 में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। अब देखते हैं अरावली का मध्यवर्ती भाग। अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादातर मध्यवर्ती भाग है वो अजमेर में दिखाई देता है, अजमेर के आसपास इस साइड दिखाई देता है, अजमेर से आगे। तो एक बार ये में नहीं आता तो हम छोड़ते हैं। फिर देखते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में पता है कि सिरोही में है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये देखते हैं कि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों में फोर्थ है, तो इससे भी नहीं होगा। फिर आगे वाला देखते हैं, आगे वाला में पता है कि बोरट का क्षेत्र है वो उदयपुर का है, तो सी में फर्स्ट, तो सी में फर्स्ट है, फिर सी में फर्स्ट है वो थर्ड में है। किस में है? थर्ड में है। तुम्हारा सही आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। कौन सा हो गया? थर्ड। तो इस प्रकार से अब अरावली का मध्यवर्ती भाग है ये जयपुर हो गया, ऑटोमेटिक हमें पता चल गया। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे सही हो जाता है। हमें पहले ऑप्शन देखने होते हैं। अगर हमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें पूरा पूरा सही कौन सा आता है। अगर हमें एक ही ऑप्शन आता है तो पहले उसका ऑप्शन नीचे देखते हैं कि वो कौन कौन से, फिर हम देखते हैं कि 4 में से कौन कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस चीज़ से हमारा क्वेश्चन जल्दी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। बड़दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अब हमने दर्रे पढ़े थे, तो ये बड़दर्रा है वो ब्यावर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्यावर में स्थित है। और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में है, तो इसका सही आंसर होगा अजमेर। बड़दर्रा अजमेर में है। आगे चलते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है। अब देखिए, लसाड़िया के पठार, उड़िया का पठार, बोरट का पठार और हाड़ौती का पठार। तो हमें पता है कि दक्षिणी पूर्वी पठार है, दक्षिण पूर्वी भाग है वह कहाँ है? इस साइड है। तो इस साइड का क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा वाला कौन सा है? हाड़ौती का पठार है, तो इसका सही आंसर होगा हाड़ौती का पठार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका नीचे फिर कूट दिए होते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया होता है कि ए और बी सही है, सेकंड में दिया होता है कि ए बी और डी सही है, थर्ड में दिया होता है कि ए और सी सही है, फोर्थ में दिया होता है कि सभी सही है। तो ऐसे में आंसर का टिक करना होता है। तो इसमें देखते हैं, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकते हैं, ये बात सही है क्योंकि अरावली की दिशा है वो ये वाली है। यहाँ पे मरुस्थल है और यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो ये मरुस्थलीय हवाओं को इधर आने से रोकती है, तो ये वाला सही हो गया। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि अरावली में बहुत सारे धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो ये वाला भी सही है। फिर राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि अरावली है वो मानसून के जो मानसूनी पवनी आती है, जैसे ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान में अरावली इस साइड है, ये मानसूनी पवनी है वो यहाँ से आती हैं, तो अरावली आगे नहीं जाने देते। तो अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र में यहाँ पे बरसात नहीं इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, तो ये
वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। सही बात है, इसने कहा नहीं करती, तो ये वाला गलत हो गया। आगे है राजस्थान के अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली से। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अरावली से लूनी नदी निकलती है, बनास निकलती है, साबरमती निकलती है, ये बात सही है। तो इसका डी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। अब अगर हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो हम ये देख लेते हैं कि चारों ऑप्शन में से हमें आता कौन कौन सा है। अब अरावली के हमने दर्रे पढ़े तो देखा था कि सोमेश्वर दर्रा भी है, हाथीगुंडा का दर्रा भी है, देसूरी की नाल का दर्रा भी है, ये हमने नहीं पढ़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड। आगे चलते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस संरचना क्रम से है। तो हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला है वो किसके अवशेषों से दिखाई देती है, दिल्ली क्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दिल्ली क्रम। हमने देखा था कि दिल्ली क्रम के धीरे धीरे अवसादीकरण से, उसके अपरदन से, उसका जो घर्षित विनाश हुआ था, उसके कुछ अवशेष के रूप में है वो अरावली पर्वतमाला को देखा जाता है। और दिल्ली क्रम में है उसका विस्तार है या केंद्र मान ले तो वो कौन से जिलों में देखा जाता है, एक तो टोंक और सवाई माधोपुर। कहाँ पे, सवाई माधोपुर में ये देखा जाता है, सवाई माधोपुर। तो हमने ये 20 क्वेश्चन किए और ये 20 क्वेश्चन वो थे जो कि पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं। और मैंने इसमें क्वेश्चन करने का तरीका बताया और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं वे बताया, और उनको कैसे एलिमिनेट करके ऑप्शन को कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं वे बताया। तो आप पहले टॉपिक को पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए और फिर उसके ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन कीजिए। हमें पता चलता है कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन देगा, हमें सोल्व करते तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार ये तो मेरा हो जाएगा, ऐसे हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।